आज हम शुरू करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी सिविक्स नागरिक शास्त्र से संबंधित 4000 प्रश्नों की श्रृंखला का 10वां वीडियो। परीक्षा पुस्तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली पीजीटी टीजीटी परीक्षा के नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित 4000 प्रश्नों की श्रृंखला का 10वां वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो बार बार देखें जिससे आपकी तैयारी दृढ़ हो सके, आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकें। यदि किसी प्रश्न पर आपके मन में आशंका हो तो कमेंट अवश्य करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का यह वीडियो लोक प्रशासन से संबंधित है। लोक प्रशासन के इस वीडियो को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। 50-50 प्रश्नों के 3 खंड दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला खंड है लोक प्रशासन का। पहला प्रश्न है, बाहर से भर्ती होती है। बाहर से भर्ती होती है, इसको आपको हल करना है। ये क्या मानी जाएगी? ये प्रत्यक्ष भर्ती मानी जाएगी। इसका विकल्प सी सही होगा। लाइन एजेंसी का क्या कार्य है? लाइन एजेंसी का कार्य होता है कि एग्जीक्यूट करना, कार्यान्वित करना। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण निम्नलिखित में किस राजनेता के नाम पर किया गया है? अच्छा प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज आपका हैदराबाद में स्थित है। प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में स्थित है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर, आईएएस के लिए भर्ती एजेंसी कौन है? तो प्रश्न में बहुत दम नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चूँकि एक संवैधानिक संस्था है इसलिए पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी मंसूरी में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया? ये वारेन हेस्टिंग्स था जिसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया। अगले प्रश्न को देखिए, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम रखता है? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिलाधीश, उसी की देखरेख में पुलिस बल शांति और व्यवस्था को कायम रखता है। अगला प्रश्न है, भारत में एप्लेबी समिति की स्थापना हुई थी किसके सुधार के लिए? ये भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की? ये पॉल एच एप्लेबी रिपोर्ट थी, इसने अनुशंसा की थी लोक प्रशासन संस्थान स्थापित करने की। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA किस रिपोर्ट पर स्थापित हुआ? ये एप्लेबी रिपोर्ट पर स्थापित हुआ है। भारत जैसे, अगला प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका विधि और व्यवस्था बनाना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता? प्रश्न को समझिएगा आप, नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता? बाकी तो प्रतिनिधित्व करते हैं। हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन करता है, ये गलत है। बाकी सारे तीनों ऑप्शन सही हैं। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार क्या है?
इनपुट और आउटपुट के कार्यों की विश्लेषण पद्धति है ये। अगला प्रश्न है स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। स्टाफ एजेंसी का जो काम है वो मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना है। अगला प्रश्न है मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह में अंतर्निहित संपत्ति है। यह कथन किसका है। यह कथन एल.डी. व्हाइट का है। अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। टेलर साहब थे, F.W. टेलर। आइए अगले प्रश्न पर। नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में से कौन समर्थक थे या था। तो इसमें उत्तर है दोनों, ए और बी। मार्टिन जी इवांस भी और रॉबर्ट जे हाउस भी। इस प्रकार इसका प्रश्न उत्तर जो है विकल्प वो डी सही होगा, ए और बी दोनों। मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस ये दोनों समर्थक थे। निम्नलिखित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है। सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने, बाकी सब सारी चीज़ों ने प्रभावित किया है। निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है। निम्न में से कौन सा एक दृष्टिकोण ये सिद्धांतवादी दृष्टिकोण या मतवादी दृष्टिकोण है। अगले प्रश्न पर आइए। निम्नांकित में से कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है। इसको आप सी आंसर लगाइए। या कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न आइए क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नवलोक प्रबंध की नहीं है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये राजनीतिकरण। अगला प्रश्न है नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः किस बात से संबंधित है या मुख्यतः संबद्ध है किससे। लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से। अगला प्रश्न मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुद्दों पर बहस की गई। प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन, ये इसका विकल्प सही है। 1968 का मिन्नो ब्रुक सम्मेलन किससे संबंधित था। ये नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। नवीन लोक प्रशासन के उदय एवं विकास में कौन सी घटना सहायक है। ये सारी घटनाएं सहायक हैं। आप देख लीजिए कि सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट आई 1967 में। मिन्नो ब्रुक सम्मेलन हुआ 1968 में। ड्वाइट वाल्ट द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस यह प्रकाशित होती है। ये सारी घटनाएं नवीन लोक प्रशासन के उदय और विकास में महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है। ये भी प्रश्न जो है इसमें से सभी हैं। अधिकार क्षेत्र का अभाव, विवेक का अनुचित प्रयोग और प्रक्रिया संबंधी त्रुटि। इन सभी बातों पर न्यायालय लोक प्रशासन संबंधी किसी नीति निर्णय को क्वैश करता है। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये 1812 में फ्रांस में किया गया। लोक प्रशासन में लोक का क्या मतलब है। लोक का मतलब जनता से है। लोक प्रशासन का संबंध किससे है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी से है। ये राजनीति से भी है, अर्थशास्त्र से भी है, मनोविज्ञान से भी है। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन का पितामह कौन है। लोक प्रशासन का पितामह वुडरो विल्सन को माना जाता है। लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसको है। ये भी वुडरो विल्सन को ही है। इसका विकल्प डी सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओ एंड एम संबंधित है। ओ एंड एम ऑर्गेनाइजेशन, ओ एम ये संगठन और पद्धति से संबंधित है। संगठन और पद्धति से, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड। इंग्लिश में जब आप इसको करेंगे तो थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पद सोपान
बल देता है, पद सोपान बल देता है किस पर? सभी पर, संगठन की इकाइयों के विभाजन पर, पिरामिडीय संरचना पर, और उत्तरदायित्व नीचे से शीर्ष की ओर। इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? हायरार्की में आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड पाई जाती है। निर्देश की बहुलता नहीं होगी, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता होती है, उचित माध्यम का सिद्धांत होता है, लेकिन निर्देश की बहुलता नहीं होती, इसलिए यह गलत होगा। पद सोपान का अर्थ क्या है? उच्च का निम्न पर नियंत्रण, उच्च का निम्न पर नियंत्रण। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आदेश की एकता फ्योल का, नियंत्रण का विस्तार उर्विक का, पद सोपान मूने का, और प्रदत्तीकरण फेरेलहेल्डी का। ये डी विकल्प इनका गलत है, क्योंकि डी विकल्प जो है प्रदत्तीकरण का, ये फेरेलहेल्डी का ना हो करके किसी और का है। बाकी आप तीनों रट लीजिए। आदेश की एकता हेनरी फ्योल की है, नियंत्रण का विस्तार उर्विक का है, और पद सोपान मूने का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है? अंगूर लता संचार का उदाहरण है, सभी अंगूर लता संचार के उदाहरण हैं। एकल छोर, गप्पे मारना, संभावना। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? एल्टन मेयो की है। अनौपचारिक संगठन की स्थापना एल्टन मेयो की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है? टेलर ने, FW टेलर महोदय ने स्वीकार नहीं किया है। अगला प्रश्न है, पोस्टकार्ब दृष्टिकोण की आलोचना निम्नलिखित से किसने की? लेविस मेरियम द्वारा की गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेविस मेरियम ने की। लूथर गुलिक ने, अगला प्रश्न है, लूथर गुलिक ने संगठनों के सिद्धांतों को पोस्टकार्ब शब्द में अभिव्यक्त किया है। इसमें से जो लास्ट ये CO का मतलब क्या है? तो कोऑपरेशन से है, ना कि कॉर्पोरेशन से, कोऑर्डिनेशन से, सॉरी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दे करके इसको करिएगा। पोस्टकार शब्द लोक प्रशासन के शब्द से जुड़ा है, क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किसने मुख्य प्रशासक के कार्यकारी कार्यों को पोस्टकार के अंतर्गत सम्मिलित किया है? किसने मुख्य प्रशासन जो CE होता है उसको पोस्टकार के अंतर्गत सम्मिलित किया है? लूथर गुलिक साहब ने, लूथर गुलिक, C। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पोस्टकार का सिद्धांत दिया था? पोस्टकार का सिद्धांत लूथर गुलिक का ही है, लूथर गुलिक, इसमें B होगा। अगला प्रश्न है, पोस्टकार की अवधारणा दी गई है, लूथर गुलिक द्वारा की दी गई है। प्रश्न अगर रिपीट हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, आप रिपीट करते रहिए, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए, शास्त्रीय उपागम से कौन संबंधित है? शास्त्रीय उपागम से हेनरी फ्योल साहब संबंधित हैं। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम फ्रेडरिक टेलर का है, फ्रेडरिक टेलर का। मानवीय संबंध उपागम एल्टन मेयो का है, एल्टन मेयो का है। और व्यवहारवादी उपागम के प्रख्याता हर्बर्ट साइमन महोदय हैं। आइए अगले प्रश्न पर, कि केस पद्धति किस देश की देन है? केस पद्धति ये अमेरिका की देन है, केस पद्धति अमेरिका की है। इसको जान लीजिए क्या है कि लोक प्रशासन के अध्ययन और अध्यापन का एक अस्थायी साधन बनी हुई है। अमेरिका प्रशासन में केस पद्धति का विकास 1930 के दशक में विशेष परिस्थिति में प्रशासक द्वारा निर्णय निर्माण करने के लिए हुआ था।
केस पद्धति निर्णय निर्माण करने वाले प्रशासन के निर्णयन व्यवहार और उसको प्रभावित करने वाले कई कारकों पर विशेष बल देता है, जैसे वैयक्तिक कारक हो गया, विधिक कारक हो गया, सांस्थानिक कारक हो गया। अगला प्रश्न आइए, प्रमोशन शब्द लिया गया है प्रोमोवर्स से, यह किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। बी विकल्प इसका सही होगा। एक कोटेशन है, इसको रटिए कि प्रभावकर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं को यह कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिसे उन्होंने अन्यथा निष्पादित नहीं किया होता। यह कथन किसका है? यह कथन है रॉबर्ट डाहल महोदय का। चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। 4000 प्रश्नों की श्रृंखला का आप वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।